एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में चैप्टर 5, जो हमारा टर्म 2 का चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे पॉइंट ए के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है गर्भस्राव, गर्भपात के बारे में, उसके निदान और संप्राप्ति वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में, और इस परिभाषा में क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, गर्भपात और गर्भस्राव में क्या मेजर डिफरेंस है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पे चलते हैं। आ चतुर्थात् ततो मासात् परस्वेद गर्भच्युति तत् स्थिर शरीरस्य पात पंचम षष्ठ। ये आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के निदान स्थान 8/10 में दी है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, आ चतुर्थात् ततो मासात्, अगर पाँचवें, ठीक है, या फिर छठे महीने के में, पाँचवें या छठे महीने में क्या हो रहा है, गर्भ जो है वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, ठीक है, गर्भ अगर स्थिर नहीं रह पा रहा है तो इसको हम कहेंगे गर्भपात, ठीक है। और इससे पहले कौन सा महीना होगा, पाँचवें छठे से चौथा महीना होगा, चौथा, ठीक है, चौथा महीना होगा। अगर इसमें गर्भ स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसको हम कहेंगे गर्भस्राव। तो क्या डेफिनेशन है हमारी, आ चतुर्थात् ततो मासात् परस्वेद गर्भच्युति तत् स्थिर शरीर से पाथ पंचम षष्ठ। तो पाँचवें और छठे माह में अगर होगा तो हम क्या कहेंगे, गर्भपात कहेंगे। तो गर्भ धारण के दिन से चतुर्थ मास तक अगर गर्भ के विच्छेद मतलब अपने स्थान से हटने को गर्भस्राव कहते हैं, और उसके बाद पाँचवें छठे में क्या कहते हैं, स्थिर शरीर के विच्छेद को गर्भपात कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये बात हो गई कि गर्भ, अगर एबॉर्शन आप कह सकते हो एक तरीके से, अगर 5 और छठे महीने के बाद हो रहा है तो उसको हम गर्भपात कहेंगे, और चौथे महीने में हो रहा है तो गर्भस्राव कहेंगे। लेकिन एक डिफरेंस यहीं पे आकर नहीं रुकता है। अगर हम बात करते हैं कि गर्भस्राव में आप देखोगे तो जो गर्भस्राव है, स्राव से समझ में आ रहा होगा, तो जो अभी फीटस है वूम के अंदर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, मतलब उसके जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अभी वेल डेवलप नहीं है। तो वो कैसे निकलेगा, एक स्राव की फॉर्म में निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है 4 मंथ से पहले, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया गर्भ का स्राव। देन गर्भपात, मतलब आपको पता है गर्भपात में क्या है, आफ्टर 20 वीक, मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना सही से डेवलप हो जाता है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो अगर इस टाइम पे फीटस अगर अबॉर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, गर्भपात ही कहेंगे। तो ये हमारा गर्भस्राव और गर्भपात के बीच का डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले निदान के बारे में। तो निदान क्या हो सकते हैं, 3 बेसिस पे हो सकते हैं। या तो आहारज निदान की बात करेंगे, विहारज निदान के बेसिस पे, और मानसिक निदान। तो आहारज निदान क्या होगा, अगर स्त्री क्षार वगैरह का अति सेवन कर रही है, गर्भपातक औषधि वगैरह का वहाँ पे सेवन कर लिया है, मतलब अबॉर्टिफिकेंट का यूज़ किया है, तीक्ष्ण उष्ण वगैरह या फिर रुक्ष द्रव्य का बहुत ज़्यादा सेवन किया है, या सरसों की शाक वगैरह या मंदक दही का जो है वो अति सेवन करती है, तो उस टाइम पे गर्भस्राव या गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं व्याहरज में अत्यधिक व्यायाम, वेग धारण कर रही है, विषम रूप में बैठ रही है या विषम स्थान पर बैठ रही है, पैदल चल रही है, झूले पे झूलना, या वमन विरेचन का अति योग होना, ये भी हो सकता है। मानसिक में देखें क्रोध, भय, शोक वगैरह आ जाएगी। तो ये हमारा हमने पढ़ा परिभाषा और निदान के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर इससे गर्भपात की वजह से भी और ज़्यादा व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अतिसार, अजीर्ण वगैरह, या वात के जो 80 विकार बताए गए उनकी उत्पत्ति होने की संभावना रहती है, या उनकी वजह से गर्भपात भी हो सकता है। तो मानसिक व्यवहार माना है, आहारज व्यवहार माना है, और व्याधियों को भी माना, लाइक अतिसार है, अजीर्ण है, ज्वर वगैरह है, या वात के कोई 80 विकार हैं, उस वजह से भी गर्भ का स्राव हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। विशिष्ट निदान, अब देखो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत में जैसे पता है कि जो पुरुष की आयु 25 वर्ष की बताई गई है, और जो स्त्री की आयु है 16 वर्ष की मानी है ना, मतलब गर्भ कह सकते हो गर्भ धारण के लिए। तो अगर इससे पहले अगर वो गर्भ धारण करते हैं तो आचार्य सुश्रुत का कहीं मानना था कि उनके अंदर इमेच्योरिटी होती है, तो उस वजह से वहाँ पे फीटल का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, उस वजह से भी गर्भपात हो सकता है या गर्भस्राव हो सकता है। तो ये हमारे निदान हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति के बारे में। तो बेसिकली क्या रहेगा,
अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने जो अत्यधिक उष्ण वगैरह, तीक्ष्ण वगैरह या क्षार वगैरह द्रव्य का सेवन किया, तो जो फीटस है, जो फीटल जो अपने स्ट्रक्चर से उससे जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से उनसे फ्री हो जाएगा। एंड देन वो क्या करेगा, वो यूट्रस में आके, लाइक आपको पता है एंडोमेट्रियम वॉल से वहाँ पे अटैच है, तो वो अटैचमेंट वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और वो यूट्रस में आ जाएगा। देन वो यूट्रस वगैरह में आने के बाद क्या करेगा, जो हमारे लीवर वगैरह हैं, स्प्लीन वगैरह है, वहाँ पर कह सकते हो कि प्रेशर वगैरह या फिर किसी तरीके का इन्फ्लामेशन वगैरह, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा, जिसके से क्या होगा, साथ में अपान वायु जो है वो विगुण हो जाएगी और उसकी वजह से डिफरेंट वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो वही हमारी बात है कि निदान का सेवन किया तो गर्भ क्या होगा, अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा और गर्भाशय का अतिक्रमण कर लेगा, मतलब गर्भाशय में पड़ा रहेगा, फीटस में यूट्रस में आ जाएगा और यकृत, प्लीहा और आंत्र के विवरोग से अवस्रामन होकर क्या करेगा, कोष्ठ में संक्षोभ करेगा, इरिटेशन वगैरह कह सकते हो, डिस्टर्बेंस करेगा और साथ में अपान वायु जो है वो विगुण हो जाएगी, जिसके से पार्श्व में कुक्षी, बस्ती, सिर में, उदर, योनि वगैरह में शूल मिलेगा, आनाहा मिलेगी, मूत्र का अवरोध मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, साथ में जो तरुण गर्भ है उसका रक्त के साथ वो बाहर निकल जाएगा। तरुण जो गर्भ मतलब जो अभी इमेच्योर वहाँ पे फीटस प्रेजेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे इसके बारे में संप्राप्ति रहेगी। अब हम बात करते हैं सामान्य लक्षण के, क्या मिलेगा, गर्भाशय, कटी, वक्षण, पार्श्व, श्रोणी, योनि, मुखी और बस्ती, शूल वगैरह मिलेगा, रक्त या पुष्प का दर्शन होगा, आना और मूत्र संग यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे विशिष्ट लक्षण बताए गए। पहला है प्रस्रव समान लक्षण, मतलब क्या है कि अभी वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, गर्भ अभी चलने की अवस्था में आया है, तो गर्भ के समान अर्थात पतन के कुछ चलने की अवस्था में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, पार्श्व पृष्ठ में दाह वगैरह रहेगी, असृग दर रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होगा और आना वगैरह मिलेगी। जब वो क्या करेगा, अपने स्थान पर, मतलब जो अभी यूट्रस वगैरह में कह सकते हो वहाँ पे वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, गर्भ में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर कोष्ठ में शोफ वहाँ पे उत्पन्न रहेगा, डिस्टर्बेंस वगैरह देखने को मिल जाएगी, इंटरनल इरिटेशंस, ठीक है, या इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं गर्भस्राव या गर्भपात के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि क्या उपद्रव की बात करते हैं यहाँ पे, क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं। शोथ रहेगा, अर्श, उपतानक, गर्भ में सफोरण, अत्यधिक वेदना, अति रक्तस्राव, मूत्रसंग और बस्ती, उदरशूल वगैरह, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा क्या है। तो चिकित्सा को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला है गर्भपात के पूर्व चिकित्सा, मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं थ्रेटेंड अबॉर्शन वाली स्टेजेस है। थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब क्या है कि ऐसे कंडीशन आ चुकी है कि अबॉर्शन हो सकता है, कि अबॉर्शन का प्रोसेस क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, वो वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी गर्भपात हुआ नहीं, तो उससे पहले चिकित्सा दे रहे हैं। तो क्या चिकित्सा करनी है, रूक्ष और शीत द्रव्य प्रयोग करने, तृण धान्य, शाली या षष्ठी वगैरह का पेय भोजन रूप में देना है, मुदग आदि से बने यूष का पान कराना है, और आम के शांत हो जाने पर, आम अगर वहाँ पे उत्पन्न है तो स्निग्ध, शीत और हमें स्निग्ध क्रिया वगैरह वहाँ पे करनी है। लेकिन अगर अबॉर्शन हो चुका है तो अबॉर्शन के बाद क्या करना है, आम गर्भ के पात हो जाने के बाद क्या करना है, गर्भकोष्ठ जो मतलब यूट्राइन कैविटी है उसकी शुद्धि और वेदना की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, सामर्थ्य के अकॉर्डिंग मध्य का पान कराना चाहिए, मतलब कह सकते हो कि डिसइंफेक्शन कराना है। मध्य पान पश्चात क्या करना है, लघु पंचमूल से सिद्ध पेय का पान कराना है। और मद्यपान करने, अगर कोई स्त्री मद्यपान नहीं करती है तो पाचन द्रव्यों से युक्त तिल और उदालक से बनाई लवण और स्नेह वीरहित यवागु वगैरह का दे सकते हो। तिल, उदालक या तंडुल से बिलपंचक के क्वाथ से बनी हुई पंचकोल कल से सिद्ध पेय वगैरह का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद योग रत्नाकर क्या कहते हैं, कम दिन का अगर गर्भपात होने पर क्या करना है, वेणु ग्रंथि
कुल्थ हरिद्रा का क्वाथ बनाकर उसको पान कराना है। जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाए तो वो कर सकते हैं। मेन है कि अब अगर वहाँ पे आम गर्भ शेष रहने पर, मतलब गर्भ जो है वो जो भी मतलब टिश्यूज से प्रेगनेंसी से रिलेटेड या उससे अबॉर्शन से रिलेटेड वो भी है, बाकी है, ठीक है, इनकम्प्लीट टाइप का अबॉर्शन है, तो आप समझो वहाँ पे क्या करना है, आम शेष रह जाने पर बार बार अगर शूल उत्पन्न करता है तो क्या करना है, तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है और उसे बाकी जो भी वहाँ पे अबॉर्शन से रिलेटेड या कह सकते हैं जो भी वहाँ पे फीटस से रिलेटेड टिश्यूज़ वगैरह रह गए हैं उनको बाहर निकालना है। तो ये एक कंडीशन आ जाएगी अगर हम मॉडर्न में एक्सपेक्ट बात करते हैं तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन वाली है, जिसमें हमें क्या करते हैं जो भी वहाँ पे रिमेन्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है। परिश्रम समान और या स्थानांतर गर्भ में चिकित्सा जो लक्षण अगर मिले तो वहाँ पे क्या करना है, स्निग्ध और शीत क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। मृहु रक्तस्राव, अगर बार बार फीमेल को रक्तस्राव हो रहा है तो क्या करना है, उत्पल आदि गण की औषधियों से सिद्ध दूध का पान करने के लिए कहा गया। और परिहार्य गर्भ चिकित्सा के लिए क्या कहा गया, महर्षि बेल क्या कहते हैं, दोष अनुसार चिकित्सा करनी है। वाग्भट कहते हैं कि शोधन विरहित रक्त पित्त क्रिया का निर्देश किया गया है और दूध पान यहाँ पे पथ्य बताया गया। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है चैप्टर 5 का पॉइंट नंबर ए, जिसमें हमने गर्भस्राव और गर्भपात को पढ़ा। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।